हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 12 से। यहाँ पर बुक 1 आपकी चल रही है, यानी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो इसी के तहत आज जो है अध्याय 3 है। यहाँ पर आज हम जो है उत्पादन और लागत के बारे में जानेंगे कि किस तरह से वह उत्पादन होता है और उत्पादन में लागत का क्या रोल होता है। तो इस अध्याय के तहत हम ये सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपने कल जो पूर्ववर्ती अध्याय था वहाँ पर आपने जान लिया था उपभोक्ता का व्यवहार, यानी उपभोक्ता किस प्रकार से चीज़ों को खरीदता है, कंज्यूम करता है। ठीक है, उसके व्यवहार का अध्ययन किया था। अब देखिए, उपभोक्ता यहाँ पर हो गया। अब जो उत्पादन करता है उसका भी हम देख लेते हैं कि उत्पादन करता जो है वो यानी वो कैसे मतलब आउटकम निकालता है, कैसे करके जो है प्रोडक्शन करता है, उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। देखिए, आप अगर हम थोड़ा सा व्यवसाय की तरफ जाएं, थोड़ा सा हम उत्पादन की तरफ जाएं, तो उत्पादन का एक सामान्य सा नियम होता है। सामान्य नियम ये होता है कि मिन इन और मिन आउट, यानी मिन इन और यहाँ पर जो है मैक्स आउट। ठीक है, मैक्स आउट, मिन आउट नहीं है, मैक्स आउट, यानी कि मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट। यानी किसी भी उद्योग का यही फंडा होता है कि हमें कम से कम जो है हमारी लागत आए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है मुनाफा हो या प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, यानी सभी उद्योग धंधों का एक यही होता है। ठीक है, यानी कोई भी उद्योग धंधे जो होते हैं इक्वल पे नहीं चलते हैं, यानी कि मिन इन और मिन ही आउट हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर उद्योग धंधे का एक कॉमन उसूल होता है या रूल बोल सकते हैं कि भाई हमें मिनिमम इनपुट लगाना है। ठीक है, यानी हमें मिनिमम रिसोर्सेज लगा के ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम निकालना है। ठीक है, यानी कि हमें मुनाफा भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई किसी उद्योग को हमने स्थापित किया है और हमें वहाँ पर मुनाफा ही नहीं होगा तो उद्योग स्थापित करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, और यही उत्पादन का फंडा भी है। तो यहाँ पर हम उत्पादक के व्यवहार की जांच करेंगे, यानी इस अध्याय में हम क्या करेंगे, उत्पादक के व्यवहार की, यानी इस अध्याय में और इससे अगला अध्याय भी उत्पादन के व्यवहार के बारे में ही है। ठीक है, देखिए, उत्पादन को अगर देखें तो उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो आगत से अभिप्राय यहाँ पर इनपुट है। ठीक है, आगत से अभिप्राय यहाँ पर इनपुट है। इनपुट में आपका लेबर हो सकता है, आपकी मशीनरी हो सकती है इनपुट में। ठीक है, रॉ मटेरियल हो सकता है इनपुट। ठीक है, निर्गत में उसके बाद जो प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है, ठीक है, वो निर्गत हुआ, यानी आउटपुट हो गया, आउटकम बोल सकते हैं जिसे। ठीक है, यानी कि उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके जरिए हम आगतों को निर्गत में परिवर्तित किया जाता है, यानी इनपुट को हम आउटपुट में परिवर्तित करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रोसेस होती है, उसके जरिए हम क्या करते हैं, उसे आउटपुट में परिवर्तित कर देते हैं, निर्गत में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे अगर हम एक कृषि का एग्जाम्पल लें तो कृषि में इनपुट क्या क्या है, जमीन हुई। ठीक है, यानी भूमि एक इनपुट है, श्रम इनपुट है वहां पर। ठीक है, और वहां पर यानी कि हमने जो बीज बोया है वो इनपुट है, और आउटकम के रूप में क्या निकल के आया कि बाद में फसल कट के तैयार हो गई और हमें गेहूं प्राप्त हो गया, तो वो निर्गत माना जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उत्पादन की प्रक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपने देख लिया। ये उत्पादन की अगर बात करें तो उत्पादन उत्पाद का अथवा फर्मों के द्वारा किया जाता है, आप जानते हैं। यानी कि कोई एक व्यक्ति उत्पादन कर सकता है या फिर कोई फर्म, यानी कोई बड़ी उद्योग या फिर बड़ा मान लीजिए लघु स्तरीय उद्योग या कोई या बड़ा स्तरीय उद्योग है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर इसमें मैंने बताया था जैसे मशीनें वगैरह, यानी जो है यहाँ पर आगतों के रूप में यहाँ पर मशीनें, भूमि, कच्चा माल। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है आदि को कम करती है, यानी एक फर्म जो है विभिन्न आगतों जैसे मशीनें, भूमि, कच्चा माल आदि को कम करती है। ठीक है, यानी आदि को कम करती है, मतलब ये है कि फर्म में ये सब चीज़ें उपलब्ध होती हैं, तो फर्म में ये सब चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। वहीं ये कोई एक व्यक्ति करेगा तो व्यक्ति को सारे संसाधन जुटाने पड़ेंगे। यहाँ पर ये मतलब ये है। ठीक है, देखिए, अगर निर्गत की बात करें, आउटपुट की बात करें, तो आउटपुट उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जा सकता है अथवा अन्य फर्मों द्वारा ये आगे उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। जैसे आपने देखा था कि कुछ उद्योग आधारी उद्योग होते हैं। आधारी उद्योग का मतलब ये होता है कि अन्य उद्योगों के लिए जो है मशीनरी वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए वो उन्हें कच्चा माल प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे लोहा उद्योग जो है आधारी उद्योग में ही आता है। ठीक है, ये लोहा उद्योग से क्या होता है, लोहे के जो कलपुर्जे बनते हैं वो विभिन्न उद्योगों की आधारशिला रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आउटपुट निकल रहा है वो जरूरी नहीं है कि भाई आपके यहाँ से निकलने वाला आउटपुट सभी जगह के लिए आउटपुट होगा। हो सकता है वो आउटपुट आपके यहाँ से जो निकल रहा है वो किसी और के लिए इनपुट भी हो सकता है। ठीक है, यानी किसी और के लिए इनपुट हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसान का आउटपुट क्या है, किसान का आउटपुट एक गेहूं है। ठीक है, लेकिन अगर हम वही बेकरी वालों की बात करें, बिस्किट फैक्ट्री की बात करें, तो बिस्किट फैक्ट्री के लिए गेहूं से बना आटा क्या है, इनपुट है। ठीक है, तो आपका जो आउटपुट है जरूरी नहीं है वो किसी और का आउटपुट ही हो, वो इनपुट भी हो सकता है किसी और का। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें ये सेकंड सब पॉइंट में आप नोट कर लेना। ठीक है, तो ऐसे करके आपने यहाँ पर जान लिया उत्पादन होता क्या है, कैसे प्रक्रिया चलती है। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पर जान ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्पादन में दो चीजें आती हैं यहाँ पर, यानी एक उत्पादन और दूसरी है पूर्ति। ठीक है, अगर हम उत्पादन और पूर्ति देखें तो ये कहीं ना कहीं समानार्थी हैं।
ठीक है। यानी उत्पादन जब होगा जब कहीं ना कहीं इनपुट की पूर्ति होगी तब भी उत्पादन होगा, और जब इनपुट में पूर्ति की मात्रा जो है बाधित हो जाएगी, यानी जो हमें रिसोर्सेज चाहिए, प्राइमरी रिसोर्सेज चाहिए, अगर वो हमें नहीं मिलेंगे तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं हमारा जो निर्गत है, आउटपुट है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा। ठीक है। तो उत्पादन और पूर्ति समानार्थी शब्द हैं। ठीक है। और बहुधा यानी बहुत सी बार ये अंतर परिवर्तनीय मानकर उपयोग करते हैं, यानी बिना परिवर्तन के मान के उपयोग करते हैं, यानी उत्पादन और पूर्ति कहीं ना कहीं पैरेलल में आते हैं। ठीक है। अब देखिए ऊपर एक लाइन और लिखी थी, यहाँ लिखा है उत्पादन तात्कालिक है, यानी कि तात्कालिक होता है। अपने सरल उत्पादन मॉडल में आगतों के सहयोगों और निर्गतों के उत्पादन का कोई समय नहीं बीतता। यहाँ पर देखिए कहने का मतलब ये क्या है, यहाँ पर कहना ये चाह रहा है कि उत्पादन जो है इमीडिएट प्रोसेस है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि उत्पादन आपने कर लिया और बाद में जो है उसका आउटपुट है, आउटपुट के लिए आप जो है सालों साल इंतजार कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि हमें उसका आउटपुट चाहिए, चाहे कुछ महीनों बाद मिले, यानी हमें आउटपुट तो मिलना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि आप काम करे जा रहे हैं उसका कोई आउटपुट ही ना निकले, तो फिर मतलब क्या है। ठीक है। यानी हमें यार मान लीजिए हमारा कोई खेत है और खेत में हम जो गेहूं की फसल बोई जा रहे हैं, उसमें पानी लगाए जा रहे हैं। ठीक है। और वहां पर ना गेहूं की फसल बड़ी हो रही है और ना ही वो पक रही है। ठीक है। तो कुछ आउटपुट ही जब नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे, तो हमारी बेकार फसल कही जाएगी वो, यानी कोई आउटपुट तो निकलना चाहिए। तो उत्पादन इसलिए नहीं तत्कालिक बोला है उत्पादन को। ठीक है। उत्पादन प्रक्रिया को तत्कालिक बोला है। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये नोट कर लेना, और सेकंड का सब पॉइंट ये नोट कर लेना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि आगतों यानी कि इनपुट को प्राप्त करने के लिए एक फर्म को उनके लिए कुछ देना पड़ता है। ठीक है। यानी इनपुट से संबंधित जो वस्तुएं हैं, चाहे वो कच्चा माल हो, रॉ मटेरियल हो, मशीनरी हो, श्रम संसाधन हो, तो उनको प्राप्त करने के लिए या उनको लेने के लिए यहाँ पर फर्म को कुछ ना कुछ अपनी धनराशि खर्च करनी पड़ती है। तो इसे हम यहाँ उत्पादन लागत के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? उत्पादन लागत के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट यहाँ पर आप नोट कर लेना। अब देखिए यहाँ पर बात कही गई है यहाँ पर कि एक बार जब निर्गत उत्पन्न हो जाता है, फर्म उसे बाजार में बेच देती है। यानी एक बार जब आउटपुट निकल के आ जाता है और जब फर्म जो होती है, संबंधित फर्म जो भी हो, एक यानी किसान हो सकता है, कोई बड़ी इकाई हो सकती है, उद्योग धंधा यानी कोई बड़ी फर्म हो सकती है। ठीक है। जब उसे बाजार में बेच देती है तो उसे आगम प्राप्त होता है। आगम का मतलब प्रॉफिट प्राप्त करती है। ठीक है। यानी कि जो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि वो जो उसे उस फसल का मूल्य मिल जाता है, आगम मिल जाता है मार्केट से। यानी एक बार जब जो है निर्गत उत्पन्न हो जाता है और फर्म उसे बाजार में बेच देती है तो उसे आगम प्राप्त हो जाता है। ठीक है। देखिए यहाँ पर आगम से अभिप्राय यहाँ पे ऑगमेंट से है। ऑगमेंट का मतलब होता है वृद्धि। ठीक है। यानी कि जब एक फर्म बाजार में अपना आगम बेच देती है तो उसे क्या मिल जाता है? उसे एक वृद्धि मिल जाती है। उसे लगता है भाई हमारा माल बाजार में खपत हो रही है तो हमें और उत्पादन करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर उस वृद्धि और लागत के बीच की जो अंतर है, इसको फर्म का लाभ कहते हैं। ठीक है। तो चौथा पॉइंट आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लेना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर उत्पादन फलन क्या होता है, उत्पादन फलन के बारे में बताया गया है। उत्पादन फलन देखिए मैंने आपसे पिछले चैप्टर में भी कहा था कि हम लोग मैथमेटिकल रूप से इसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मैथमेटिकल रूप से हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है। हमें एक जनरल ओवरव्यू के तौर पर पढ़ना है, हमें बेस क्लियर करना है यहाँ पर। ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो उत्पादन फलन क्या होता है इसमें, उत्पादन के मामले में देखिए उत्पादन फलन जो है वो एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों, ठीक है, यानी इनपुट, और फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध है। ठीक है। यानी हम जो इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशन है उसे उत्पादन फलन की संज्ञा दी गई है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेना उत्पादन फलन क्या है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर एक फर्म का उत्पादन फलन आगत यानी इनपुट और फर्म के द्वारा जो उत्पादित निर्गत है, आउटपुट है, इनके मध्य का संबंध ये उत्पादन फलन कहलाता है। ये लिख लेना आप। ठीक है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है एक कृषक का, यानी कृषक क्या है, गेहूं का उत्पादन करता है और उसे वहां पर दिखाया गया है। ठीक है। यानी केवल दो, यानी कि उत्पादन का जो निर्गत आउटपुट निकालने के लिए उसे दो इनपुट की जरूरत पड़ती है। ठीक है। कौन कौन से? भूमि की और श्रम की आवश्यकता पड़ती है। तो वही दिखाया गया है, संबंध को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, Q = K × L। यहाँ पर Q जो है गेहूं उत्पन्न करने की मात्रा है, क्वांटिटी है, K हेक्टेयरों की भूमि है। ठीक है। और L क्या है? एक दिन में किए गए काम के घंटे हैं। तो ये उत्पादन फलन का यहाँ पे सूत्र है ये। ठीक है। यानी किस तरह से उत्पादन फलन हम निकाल सकते हैं। ठीक है। यानी कि यहाँ पर उत्पादन फलन को आपने देख लिया था, आउटपुट और इनपुट के बीच का जो संबंध है। ठीक है। यानी कि आप मान लीजिए एक खेत से आपको पैदावार जो है प्राप्त करनी है, जैसे एक खेत से आपको गेहूं उगाना है। ठीक है। तो
गेहूं उगाने के लिए आप क्या करेंगे, वहां पर पहले एक जमीन का चयन करेंगे। जमीन का चयन करने के बाद वहां पर बीज बोएंगे, ठीक है। और वहां पर जो भी क्रियाकलाप होते हैं गेहूं को उगाने से संबंधित, पानी लगाना, ठीक है, समय समय पर खाद छिड़कना, ठीक है, रखवाली करना, तो वो सब जो कार्य होते हैं वो आप लगभग 3 से 4 महीने के अंतराल में करते ही हैं। एंड में जब फसल पक जाती है तो आप उसे काटते हैं, ठीक है। काटने के बाद थ्रेसिंग वगैरह करते हैं, ऐसे करके आपको गेहूं प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो आगे जो आपका फलन है, उत्पादन फलन, ये कहता है कि आप जो प्रक्रिया कर रहे हैं उनमें ऐसा तो नहीं है कि भाई केवल जमीन का ही योगदान हो, आपने भी तो कुछ श्रम किया है, यानी आपने भी तो कुछ श्रम अपना योगदान दिया है। तो आपने जो श्रम किया है, बेशक आप अपना खुद का श्रम कर रहे हो, बाहर से मजदूर न लगा रहे हो, तो आपके उस श्रम का भी तो कुछ योगदान होगा, कुछ तो मूल्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिलना चाहिए उस आउटपुट में यहाँ पर इंटू कर दिया जाता है कि भाई आपने जो पैदा यहाँ पर जो लगाया, ठीक है, यहाँ पर जो आपने खेती में जो मतलब खेती में अपना समय योगदान दिया, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वांटिटी प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वो बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये यहाँ पर लोड कर लेना, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, Q = K × L, ठीक है, यानी K और L किसी में भी अगर वृद्धि होगी तो Q में भी यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर सीधा सीधा फंडा ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब यहाँ पर दो फिर से आगे टॉपिक यहाँ पर आ गया अल्पकाल, ये ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर, फिर से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ गया अल्पकाल और दीर्घकाल, ठीक है। अल्पकाल में और दीर्घकाल में उत्पादन में क्या क्या असर पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अल्पकाल से अभिप्राय ये है कि हम किसी उत्पादन के दौरान जो इनपुट प्रक्रिया है, इनपुट प्रक्रिया में से किसी एक में परिवर्तन कर दें, दूसरे में परिवर्तन ना करें, ठीक है, तो वो अल्पकाल में किया हुआ परिवर्तन खिलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि अल्पकाल में कम से कम एक कारक, यानी कि जो इनपुट के एक कारक में, यानी कि मान लीजिए क्या क्या लगता है इनपुट में, श्रम या पूंजी जो भी लग रहा है, ठीक है, तो इसमें श्रम अथवा पूंजी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर स्थिर रहता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो आउटपुट स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए केवल दूसरे कारक में ही परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर एक कारक में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास श्रम है और जमीन है, ठीक है, तो हमें जमीन पर उत्पादन बढ़ाना है, हमें मान लेते हैं हमें जमीन पर उत्पादन बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, हमने मजदूर बढ़ा दिए, हमारे पास जमीन उतनी नियत रहने दी, तो जमीन क्या हुआ हमारे लिए, स्थिर कारक हुआ। जमीन हमारे लिए क्या हुआ, स्थिर कारक हुआ। और हमने जो मजदूर बढ़ा दिए वो क्या हुआ, परिवर्ती कारक हुआ, यानी चेंज हो गई उनकी संख्या, ठीक है। तो ये हम ये देखते हैं अपने उत्पादन के दौरान कि भाई हमें कोई ऐसी जटिल समस्या हमारे सामने आ जाए जब हमें लगता है कि भाई हमें मजदूर बढ़ाने चाहिए या फिर हमें किसी एक कारक को परिवर्तित करने से हमारा थोड़ा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत बार ये सफल भी नहीं होता है, अल्पकाल में किया हुआ सुझाव सफल नहीं होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अभी मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री है, ठीक है। बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री की पैकेट निर्माण की क्षमता जो है, ठीक है, वो है 20,000 पैकेट पर डे, यानी कि 20,000 पैकेट वो है पर डे, एक इकाई उसकी निकाल रही है, ठीक है। अब वहाँ पर आप ये कहें कि भाई यहाँ पर हम जो रॉ मटेरियल है उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल की मात्रा बढ़ाने से क्या हो जाएगा, आपकी जो यानी कि वहाँ पे मशीनरी है, मशीनरी तो 20,000 पैकेट ही निकाल पाती है 8 घंटे में, ठीक है। आप कितना भी यहाँ पर बढ़ा लीजिए उसका कोई असर थोड़ी ना होने वाला है यहाँ पर। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन पर अल्पकाल में किया हुआ सुधार कोई वहाँ पर जो है दिखाई नहीं देता है, ठीक है। यानी कि एक ऐसी स्थिति क्रिएट कर देता है कि भाई अल्पकाल में सुधार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उत्पादन लागत को बाधित भी कर देता है, उत्पादन प्रक्रिया को बाधित भी कर देता है। दूसरा एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर निर्माण की प्रक्रिया सुनी होगी आपने। सॉफ्टवेयर निर्माण की प्रक्रिया में क्या होता है कि भाई कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में जाने जाते हैं, सिस्टम होते हैं वहाँ पर, ठीक है। अब वहाँ पर आप ये कहें कि भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस में हम 20 आदमी एकदम लगा दे रहे हैं और जो सॉफ्टवेयर उन्होंने टाइम दिया था 1 महीने में बनाने का, वो 5 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उसके बहुत सारे पहलू होते हैं सॉफ्टवेयर निर्माण के, ठीक है। उन पहलुओं पर वो टीम वर्क करती है, एनालिसिस करती है, जांचती है कि हमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन से फंक्शनिंग हमें इनपुट करना चाहिए। वहाँ पर हमें वर्क फोर्स से मतलब नहीं है, वहाँ पर हमारा ब्रेन फोर्स काम करता है। समझने वाली बात है, वर्क फोर्स काम नहीं करता है, वहाँ पर हमारा जो मस्तिष्क है वो काम करता है, ठीक है। यानी हमें आदमी ज़्यादा लगाने से वहाँ काम नहीं होगा, हमारा वहाँ पर ब्रेन लगाने से काम होगा। तो बहुत बार क्या होता है, अल्पकाल का सुधार होता है वो उत्पादन को बाधित
बाधित भी कर देता है। अगर मान लीजिए हम अचानक से यहाँ पे 20 बंदे बीच में सॉफ्टवेयर निर्माण की प्रक्रिया में 20 बंदे लाके खड़ा कर दें, अब 20 बंदों को पता तो है नहीं भाई ये सॉफ्टवेयर किसके लिए बना रहे हैं, किस पर्पज के लिए बना रहे हैं, क्या उद्देश्य होगा इसके, इसमें कौन कौन सी फंक्शनिंग है, उन्हें भी समझाना पड़ेगा, दोबारा समझाना पड़ेगा, नहीं समझाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये हम इसलिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, रेलवे के लिए बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं, यहाँ पर रेलवे ने ये डिमांड की है, ये से इसमें कॉलम रखने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, हमारा जो समय भी खराब होगा। तो कहीं ना कहीं अल्पकाल वाला परिवर्तन हर बार जो है लाभ नहीं, प्रतिफल नहीं देता है। अल्पकाल में किया हुआ परिवर्तन कभी कभी जो है नकारात्मक में चला जाता है ये, तो वो बात यहाँ पर समझना होगा आपको। तो पहला पॉइंट ये लिख लीजिए, ठीक है। इसी में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं दीर्घकाल। देखिए दीर्घकाल की बात करें तो दीर्घकाल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बड़ी फर्मों से मतलब है। दीर्घकाल में क्या होता है, उत्पादन का जो सभी कारक हैं, ठीक है, चाहे श्रम स्तर पर हो या पूंजी स्तर पर हो, इन सभी में परिवर्तन की लाया जाता है, ठीक है। यानी श्रम कारक हो या मशीनरी लेवल के कारक हो, जो भी इनपुट यानी कि जो भी आगत को प्रोसेस करने में जो निर्गत प्राप्त करते हैं आप, ठीक है, और जो जो इनपुट के कारक हैं उन सभी में परिवर्तन किया जाता है, उन सभी में मॉडिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। और ऐसे करके यहाँ पर जो है पता चलता है कि भाई दीर्घकाल में हमने क्या क्या परिवर्तन किया है। यानी यहाँ पर वही लिखा गया है कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन लाया जा सकता है। एक फर्म निर्गत के विभिन्न स्तरों का उत्पादन करने के लिए दीर्घकाल में दोनों कारकों के साथ साथ परिवर्तन ला सकती है, ठीक है। यानी यहाँ पर कोई स्थिर कारक नहीं होता है, यानी जहाँ पर सभी कारक परिवर्तनीय होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अल्पकाल की तरह एक कारक स्थिर नहीं रहता है कि भाई एक कारक में परिवर्तन किया हमने, मान लीजिए पूंजी बढ़ा दी, श्रम में परिवर्तन नहीं किया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, खेत का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे खेत है, अल्पकाल बजाने के लिए एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम खेत का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए एक 5 बीघे का खेत है, ठीक है। 5 बीघे की खेत की जो प्रोडक्टिविटी है गेहूं के मामले में वो जो है 20 कुंटल है, यानी 20 क्विंटल गेहूं जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। अब उस 5 बीघे खेत को जोतने के लिए पूरा वहाँ पे कृषिकार गेहूं को काटने के लिए, ठीक है, देखभाल करने के लिए 5 मजदूर लगते हैं वहाँ पर, ठीक है। अब हमने ये कहा कि भाई इसमें 20 मजदूर लगा देते हैं, 5 मजदूर क्या 20 मजदूर लगा देते हैं ताकि गेहूं हमारा जो जल्दी तैयार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या गेहूं जल्दी तैयार होगा? गेहूं तो अपना उसका जो वर्धन काल है, ठीक है, उतना लेगा, इन 3 से 4 महीने का समय वो तो लेगा ही लेगा। जमीन की क्या उर्वरता बढ़ जाएगी 20 मजदूर लगाने से? नहीं बढ़ेगी। हम पर क्या असर पड़ेगा? हमारी लागत बढ़ जाएगी। लागत क्यों बढ़ जाएगी? जो आपने Q = K × L कहा था, ठीक है, ऊपर अभी देखा था, यानी आपने फलन की जो परिभाषा देखी, उत्पादन फलन, यानी हमारी उत्पादन फलन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में हमारा प्रतिफल होगा अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो 5 बंदे जो है 20 कुंटल गेहूं उत्पादन कर रहे हैं, वहां पे 20 बंदे लग जाएंगे, तो क्या होगा वहां पर? ये होगा कि भाई एक बंदे के फेवर में कितना आएगा? 1 कुंटल आएगा, ठीक है। यानी हमारी जो उत्पादन लागत बढ़ गई और हमारा प्रतिफल जो होता यानी आउटपुट जो होता वो कम हो गया, ठीक है। जबकि दीर्घकाल में क्या होता है कि मान लीजिए हमने जो है बंदे बढ़ा दिए, यानी कि हमने अभी 5 बीघा जमीन का एक खेत है, हमने वहाँ पे 20 बीघा जमीन कर दी, ठीक है, और बंदे भी 20 कर दिए। अभी 5 बीघा पर 5 बंदे लग रहे थे, बंदे 20 कर दिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। जबकि अल्पकाल में ये दिक्कतें हमें सामना करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद, ये अवधारणा बताई गई है। सीमांत वाली अवधारणा आप वही अवधारणा है जो आपने कल देखी थी। कल आपने उपभोक्ता के बारे में देखी थी। उपभोक्ता के देखिए कोरिलेट करके चलेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। उपभोक्ता के बारे में आपने ये देखा था कि भाई कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए उसे रोटी की भूख लगी है शाम के टाइम, एक रोटी की, ठीक है, यानी उसे शाम को बहुत जोर की भूख लगी, उसे मालूम है कि भाई आज मैं 10 रोटी खानी है भूख में, लेकिन उसको उसी टाइम पे इतनी ज़्यादा भूख लगी वो बाहर जाकर 2 समोसे और खाया है। तो 2 समोसे जब खा के आया होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि रोटी अब नहीं खा पाएगा, ठीक है, रोटी की क्षमता उसकी कम हो गई खाने की, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं कि भाई कुल उत्पादन कैसे होगा हमारे लिए, औसत उत्पादन हमारा कैसे होगा और सीमांत उत्पाद हमारा कैसे होगा, ठीक है, वो यहाँ पर बताया गया है। देखिए कुल उत्पाद का मतलब यहाँ पर ये हुआ, यानी हम जिसे टोटल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, टोटल प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हम इनपुट के दौरान जिन जिन कारकों का प्रयोग कर रहे हैं उन सभी का योग, ठीक है, चाहे परिवर्ती कारक हो या स्थिर कारक हो, ठीक है, उन सभी का योग यहाँ पर जो होगा वो टोटल प्रोडक्ट के रूप में यानी कुल उत्पाद के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर लिखा भी गया है कि हम एक आगत में परिवर्तन लाते हैं और अन्य आगतों को स्थिर रखते हैं, तो उस आगत और विभिन्न स्तरों से हम निर्गत के विभिन्न हमें स्तर प्राप्त होते हैं, यानी हम आउटपुट के बहुत अलग अलग लेवल प्राप्त होते हैं जब हम किसी एक स्तर में परिवर्तन करते हैं और किसी दूसरे स्तर को हम जो है एडिटेज रहने देते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि हम इसमें टोटल प्रोडक्ट में क्या करते हैं कि हमने जो परिवर्ती आगत यानी जो आगत चेंज किया है या फिर जो स्थिर है हमारे लिए, ठीक है, तो इनके मध्य का जो संबंध होता है, इनको स्थिर रखते हुए हम जब आगे बढ़ते हैं, उन्हें पूरा योग करते हैं, तो इसे हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कुल उत्पाद के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना कुल उत्पाद में कि परिवर्ती आगत तथा परिवर्ती निर्गत के मध्य संबंध को अन्य सभी आगतों में को स्थिर में रखते हुए
अक्सर परिवर्ती आगत के कुल उत्पाद, ठीक है, परिवर्ती जो आगत है यानी परिवर्ती आगत में जो परिवर्तन किया है तो उनके जो कुल उत्पाद हैं उनको टीपी के रूप में जाना जाता है, टोटल प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये लिख लेना आप कुल उत्पाद में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुल उत्पाद आपने देख लिया। अब इसमें है औसत उत्पाद। औसत उत्पाद का मतलब क्या है, यानी कि आपने जो आउटपुट की प्रति इकाई, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आउटपुट की जो प्रति इकाई आपने प्राप्त की, जिसके लिए आपने निर्गत में कुछ परिवर्तन किया, ठीक है, और उसके जरिए आउटपुट की कुछ इकाइयाँ आपको प्राप्त हुई। जैसे मान लेते हैं आपने कोई ज़रूरत है आपके, जैसे कपड़ा, यानी कपड़ा बनाने वाली भी फैक्ट्री है, ठीक है, तो वहाँ पर आपने कुछ सिलाई करने वाले टेलर वहाँ पर बढ़ा दिए, ठीक है। अब ऐसे क्या हुआ, आपकी कुछ जो आउटपुट की कुछ मात्रा बढ़ गई, ठीक है, तो इसे औसत उत्पाद की संज्ञा दी जाती है। ऐसे चीज़ों को औसत उत्पाद की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना, औसत उत्पाद निर्गत की प्रति इकाई परिवर्ती आगत के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सीमांत उत्पाद यानी मार्जिनल प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर सीमांत उत्पाद का मतलब ये है कि प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण, यानी हर इकाई में जो आगत इनपुट है उसमें परिवर्तन के कारण जो हमें निर्गत में परिवर्तन होता है, ठीक है। अब सभी अन्य आगत स्थिर हो वहाँ पर रखे गए हों तो ये उस परिवर्तन को यहाँ पे सीमांत उत्पाद की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब पूंजी को स्थिर रखा जाता है और श्रम को सीमांत उत्पाद वहाँ पर होता है। यानी एग्जाम्पल यहाँ पर आपके लिए खेत वाला एग्जाम्पल है। खेत वाला एग्जाम्पल ऐसे है, यानी कि आपके सामने 5 बीघे वाला वही खेत है और उसकी जो उत्पादन है, गेहूँ उत्पादन क्षमता जो 20 क्विंटल है, ठीक है। अब वहाँ पर आप 5 मजदूर उसमें लगने चाहिए, ठीक है, 5 मजदूरों की रिक्वायरमेंट है, 10 मजदूर लगा देते हो वहाँ पर, ठीक है। तो जो वहाँ पर प्रोडक्ट होगा, टोटल प्रोडक्ट होगा मार्जिनल, ठीक है, यानी कि इन्हें जो लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ तो नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी आपकी जो उत्पादन लागत है वो बढ़ जाएगी अपने आप, ऑब्वियस ही बात है, उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, तो ये सीमांत वाले में आ जाएगा, ठीक है। ये सीमांत कैटेगरी जो होती है हर बार लाभ नहीं देती है, मार्जिनल में आ जाती है तो हर बार लाभ नहीं देती है, तो ये बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना, एक आगत का सीमांत उत्पाद प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है और जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे गए हों इसे तब सीमांत उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिख लेना, जब पूंजी को स्थिर रखा जाता है तो श्रम का सीमांत उत्पाद होता है, ठीक है। यानी जब पूंजी हमारी स्थिर रखी जाए और श्रम को हम बढ़ा दें तो वहाँ पर श्रम क्या है, श्रम हमारा सीमांत उत्पाद है। यानी सीमांत उत्पाद बराबर निर्गत में परिवर्तन बट्टे आगत में परिवर्तन, ये लिख लेना आप। अब देखिए यहाँ पर भी ह्रासमान वाली थ्योरी लागू हो जाती है, यहाँ पर ह्रासमान वाला सिद्धांत यहाँ पर भी लागू हो जाता है। यानी आपने देखा होगा टोटल प्रोडक्ट में क्या होता है कि भाई प्रोडक्ट को पूरा काउंट करते जाते हैं और ऐसे करके टोटल प्रोडक्ट में क्या होता है, ऊपर उठता चला जाता है, जबकि औसत में थोड़ा नीचे जाता है और यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट में और नीचे चला जाता है कभी कभी उत्पादन, ठीक है। तो इसे ह्रासमान प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे कल के बारे में आपने पढ़ा था, कल के बारे में आपने ये देखा था कि भाई मान लीजिए एक व्यक्ति को पहले टाइम पर 10 जो है आम की भूख है, अब उसे उस समय एक भी यहाँ पर केला नहीं दिया गया, ठीक है। अब अगले दिन क्या हुआ, उसे 4 केले उसने खा लिए, तो यहाँ पे आम की भूख थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है, यानी हम जो परिवर्तन करते हैं और जिन परिवर्तनों के फलस्वरूप हमारी उत्पादन की मात्रा भी परिवर्तित होती है, ठीक है, और वहाँ पर कमी हमें देखने को मिलती है, तो ह्रासमान सिद्धांत जो आपने कल पढ़ा था वही सिद्धांत यहाँ पर भी लागू हो जाता है, ठीक है। यानी परिवर्ती अनुपातों का नियम या ह्रासमान सिद्धांत जो भी आप कहें, ठीक है, यानी कि ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम या फिर परिवर्ती अनुपात नियम, यहाँ पे 2 नियम है इसमें, तो वो यहाँ पर लागू हो जाते हैं। तो ह्रासमान वाला लागू हो जाता है और दूसरा है परिवर्ती उत्पाद वाला नियम, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर लेना, ठीक है, यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। पहला पॉइंट, जब MP यानी मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बढ़ती है, ठीक है, और फिर गिरनी शुरू हो जाती है, ठीक है। यानी कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट यानी सीमांत उत्पाद पहले बढ़ती है और फिर गिरनी शुरू करती है तो MP की इस प्रवृत्ति को, यह पहले बढ़ती है और फिर गिरती है, परिवर्तनीय अनुपातों का नियम है, ठीक है, अथवा समान सीमांत उत्पाद का नियम इसे कहा जाता है, ठीक है। यानी परिवर्तनीय उत्पादों का अनुपातों का नियम या फिर समान सीमांत उत्पाद का नियम इसे कहा जाता है। ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम यानी एक ही बात है इसकी, अथवा लगाना चाहिए था, इन्हें तथा लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसे ये कहा जाता है, ठीक है, ये नोट कर लेना। इसी में लिख लेना, देखिए परिवर्ती उत्पादों का नियम बताता है कि ये एक आगत कारक का सीमांत उत्पाद प्रारंभ में बढ़ता है और एक निश्चित रोजगार के स्तर पर पहुंचकर गिरने लगता है। कहने का मतलब ये है कि भाई हर बार आप जो श्रम में हर बार जो मजदूर बढ़ा दे रहे हैं वो मात्रा हर बार मजदूरों की आपको फायदा नहीं देगी, कभी कभी आपको घाटा भी दे सकती है। ये सीमांत उत्पाद का नियम कहता है, ठीक है। यानी जरूरी नहीं है कि हर बार आप कोई भी बात हो आप वहाँ पे मजदूर बढ़ा दें, ठीक है। अब मानते हैं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को हम देखते हैं, ठीक है। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमें मान लेते हैं कि भाई
एक जो राजमिस्त्री जिसे बोलते हैं उस पर 2 मजदूर चाहिए होते हैं हमें, यानी एक राजमिस्त्री जो ईंटों की चिनाई करता है उस पर हमें 2 मिस्त्री चाहिए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक बिल्डिंग के निर्माण में देखते हैं, घर के निर्माण में 2 राजमिस्त्री काम कर रहे हैं और 4 लेबर काम कर रही हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि भाई हमें यहाँ पर बढ़ाना है, यहाँ पे हमने देखा कि भाई जल्दी से हमारा मकान बनके तैयार हो जाए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने 2-2 लेबर और बढ़ा दी, ठीक है, 2-2 लेबर और बढ़ा दी, यानी एक मिस्त्री के अंडर में कितनी लेबर हो गई है, यानी एक मिस्त्री के अंडर में हो गई 4-4 लेबर, ठीक है, यानी एक मिस्त्री के अंडर में हो गई 4-4 लेबर। अब मिस्त्री की ईंट लगाने की क्षमता तो वही है, मिस्त्री की ईंट लगाने की क्षमता थोड़ी ना बढ़ी भाई, इन्होंने तो माल की सप्लाई बढ़ा दी कि भाई माल हम पहुंचा देंगे मिस्त्री तक, मिस्त्री तो उतनी हिसाब से लगा पा रहा है, तो ये क्या इससे लाभ होगा, कोई लाभ नहीं होगा। यानी एक स्तर पे पहुंचने के बाद ये स्थिति ये आएगी, मिस्त्री भी कहेगा भैया एक कम कर दो मजदूर, हम तो काम कर ही नहीं पाएंगे इतनी जल्दी जल्दी, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है कहीं ना कहीं उसमें नाश होने लगेगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर समझाई गई है कि हर बार आप जो सोच लेते हैं कि भाई हम परिवर्तन कर देंगे, अल्पकाल वाला एक कारक को परिवर्ती बना देंगे, ठीक है, और इससे हमारी लागत यानी हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा, ये ऐसा हर बार नहीं होता है, कभी कभी ये नेगेटिव भी हो जाता है, ठीक है। वही यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पर, ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी कि वही देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक है। अत्यधिक भूमि वाला है एग्जाम्पल जो मैंने ऊपर चौथा श्रमिक लगाया तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे वही बताया गया कि कृषक को निर्गत को यानी कि एक जिसके पास 4 हेक्टेयर भूमि है, ठीक है, और यहाँ पर जैसे जैसे श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करता है तो प्रति इकाई भूमि श्रम की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, और श्रम कुल निर्गत में अनुपात अधिक वृद्धि करता है, इस स्थिति में सीमांत उत्पादन बढ़ जाता है। वही बात यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है। यानी कि ये सीमांत उत्पादन का एग्जाम्पल है, यानी खेत वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था कि जैसे जैसे आप सोचें कि भाई यहाँ पर उत्पादन बढ़ जाएगा, उत्पादन नहीं बढ़ता है, लेकिन हमारा वहाँ पर क्या होता है, हमारा श्रम पर भार बढ़ जाता है, श्रम का भार वहाँ पर बढ़ जाता है और हमारी जो लाभ होना चाहिए और ऐसे में लाभ कम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन्हें जो रेखा चित्र पर इनका जो ग्राफ बताया गया है, ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए एक बात मैं बताऊँ, जो कुल उत्पाद होता है, कुल उत्पाद में क्या होता है कि हम जो हमारे कारक हैं यानी इनपुट के जो कारक हैं, आगत के कारक, उन्हें सबको जोड़ते हैं, ठीक है, उन सबको जोड़कर उसे निकालते हैं। तो ऐसे में जो कुल उत्पाद वाली स्थिति जो होती है वो हमेशा ऊपर रहती है, उसका ग्राफ हमेशा ऊपर जाता है। जबकि औसत में क्या होता है कि भाई हमने एक कारक में परिवर्तन कर दिया, दूसरा कारक हमारा एडिटिव बना हुआ है, तो परिवर्तनी कारक एक स्थिति तक तो लाभ देता है, यानी परिवर्तनी कारक एक स्थिति तक तो लाभ देता है, लेकिन फिर बाद में वो नीचे आना शुरू हो जाता है, फिर बाद में वो ऐसे करके नीचे आना शुरू हो जाता है। वही सीमांत का मतलब है। सीमांत में क्या है कि सीमांत एक स्थिति तक तो ऊपर बढ़ेगा, लेकिन फिर बाद में फिर से वो भी नीचे आना शुरू हो जाएगा, सीमांत वाला। सीमांत का मतलब यही है कि आपकी मतलब क्षमता नहीं है, यानी क्षमता जिस चीज़ की हमें या तो हम दोनों में ही परिवर्तन करें, यानी हमारे पास दोनों कारक हैं, यानी भूमि वाला कारक, भूमि की मात्रा भी बढ़ा और ऊपर से लेबर भी बढ़ा है तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब वहाँ पर भूमि की मात्रा बढ़ा नहीं रहे हैं, हम केवल लेबर बढ़ा दे रहे हैं, उससे क्या होगा कि भूमि की मात्रा तो भूमि का जो प्रोडक्शन तो उतना ही रहेगा, हमारे पास लाभ जो होगा हमारा कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऐसे में सीमांत वाला जो यू बनेगा हमारा, ठीक है, वक्र बनेगा वो उल्टा यू आकार का बनेगा। वही बात यहाँ पर लिखी गई है, सीमांत जो वक्र बनेगा हमारा उल्टा यू आकार का बनेगा, ये दिखाया गया है, ये स्थिति बताई गई है कि एक स्थिति के बाद सीमांत उत्पादन भी होता है, वो गिरने लगता है, ठीक है, गिरने लगता है। यानी लोग ये सोचते हैं कि भाई कि हम यहाँ पर लेबर बढ़ा दें तो जल्दी हो जाएगा, या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसे आप लोग सोचते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं आप लोग कि मयंक सर वीडियो ज़्यादा क्यों नहीं दे रहे हैं, हम कंटेंट सर को प्रोवाइड करवा देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए कंटेंट प्रोवाइड करवाने से नहीं है, ठीक है, यानी मेरे पास जो इक्विपमेंट है, मेरे पास जो संसाधन है, उनकी क्षमता उतनी ही है। यानी मेरे पास टाइमिंग 5 घंटे की है, 5 घंटे में आपकी मुश्किल से एक वीडियो, यानी 2 घंटे की वीडियो है तो एक वीडियो निकल पाती है, 2 छोटी छोटी वीडियो है तो 2 वीडियो आप प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब आप ये कहेंगे मयंक सर को हमने सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया है, 2 लड़के मयंक सर को हमने दे दिए टाइपिंग करने वाले, वो टाइप करके दे रहे हैं, लेकिन मयंक सर को टाइपिंग से मतलब थोड़ी ना है। मयंक सर को तो अपना उनको जो उनका सिस्टम है, सिस्टम जो उनका निकाल रहा है, वीडियो प्रोड्यूस कर रहा है, उसी अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे जमीन पर भी लागू हो जाती है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वही आकृतियाँ बताई गई हैं कि भाई कुल उत्पाद का वक्र कैसा बनेगा और यहाँ पर सीमांत उत्पाद का कैसा बनेगा। यहाँ पे उल्टे यू आकार का वक्र बनता है ये, ठीक है। ये कुल उत्पाद का वक्र जो होता है ऊपर उठता चला जाता है और सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद का जो है नीचे गिरता चला जाता है। या सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद का बताया गया है, ठीक है। यानी कि हम आगत की मात्रा में वृद्धि करते जाते हैं तो सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती जाती है, ठीक है। और ऐसे में औसत होने के कारण हमें औसत में वृद्धि होती है, लेकिन ये वृद्धि कम होती है सीमांत की तुलना में, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी है एक बूंद के पश्चात यहाँ पे गिरावट आनी प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों का वक्र जो होता है उल्टे आकृति का बनता है। तो यहाँ पर आप शॉर्ट में ऐसे लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, शॉर्ट में लिख लेना यहाँ पर इसमें वक्र के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आप लिख लेना यहाँ पे कुल उत्पाद के बारे में, कुल उत्पाद में लिख लेना यह श्रम के लिए कुल उत्पाद वक्र है,
ठीक है। यानी जब अन्य सभी आगत स्थिर रखे जाते हैं तो श्रम में विभिन्न मात्राओं से प्राप्त किए जाने वाले विभिन्न निर्गत स्तरों को दर्शाता है। और ये कुल उत्पाद वाला आगत ये बना लेना, ऐसे करके ऊपर जा रहा है ये, ठीक है, ये बना लेना। अब परिवर्ती औसत वाले में लिख लेना आप, ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट करके देखिए, परिवर्ती अनुपात का नियम ये कहता है कि एक आगत के सीमांत उत्पाद में आरंभ में वृद्धि होती है और इसके पश्चात उसके प्रयोग के एक विशिष्ट स्तर पर पहुंचकर इसमें गिरावट प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसका ग्राफ जो होता है वो कैसे बनता है, वो उल्टे यू आकृति का बनता है, ठीक है, उल्टी यू आकृति का बनता है ग्राफ, ठीक है। देखिए एक बात मैं बताऊं आपको, जो ज्योग्राफी है, सॉरी ज्योग्राफी बोल रहा हूं, इकोनॉमी में ज़्यादातर रिप्रेजेंटेशन जो होते हैं वो ग्राफिकल फॉर्म में होते हैं, क्योंकि ग्राफिकल फॉर्म में आंकड़े समझना आसान होता है, ठीक है। इसलिए वो ग्राफिकल फॉर्म में कहते हैं भाई प्रोडक्शन हमारा पहले बढ़ा फिर नीचे एकदम डाउन चला गया, ठीक है। तो ये समझने के लिए हमारे ये बनाए जाते हैं, इस तरह के हमारे रेखा चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है, जो आपके सामने है। और ठीक वही औसत वाली प्रक्रिया भी है कि औसत में भी जो ग्राफ होता है एक लेवल पर जाकर एक बिंदु के पश्चात उसमें भी गिरावट आनी शुरू हो जाती है, लेकिन ये गिरावट सीमांत की तुलना में कम होती है, ठीक है। ये लिख लेना थर्ड पॉइंट में, यहाँ पर थर्ड पॉइंट में, ठीक है, यानी यहाँ थर्ड पॉइंट लिखा, सीमांत उत्पादों के औसत होने के कारण औसत उत्पाद में वृद्धि होती है परंतु सीमांत उत्पाद की तुलना में कम वृद्धि होती है, ठीक है। और औसत उत्पाद का भी वक्र जो है वो उल्टी यू आकृति का होता है, ठीक है। तो ये आपने वक्र देख लिए, अगर आपसे ये पूछा जाए भाई इनका दोनों का वक्र कैसा बनेगा तो आप बता देंगे। अब बात करते हैं पैमाने का प्रतिफल, ठीक है। देखिए यहाँ पर परिवर्तनीय अनुपातों का नियम है, ठीक है। यहाँ पर आविर्भूत यानी कि निकल के आता है, तो इसमें ये कहा गया कि जब कारक अनुपातों में परिवर्तन होता है, जब एक कारक स्थिर रखा जाता है दूसरा बढ़ाया जाता है, या दोनों कारकों में परिवर्तन होता है, या फिर इन्होंने अवधारणा दी है कि दीर्घकाल में कोई परिवर्तन हम कर रहे हैं, दीर्घकाल में यानी सभी कारकों में परिवर्तन कर रहे हैं, तो क्या होगा। देखिए दीर्घकाल में हम सभी कारकों में परिवर्तन करते हैं तो उसे स्केल अप की संज्ञा दी जाती है, यानी किसी उद्योग में हम दीर्घकाल के लिए दीर्घकाल की योजनाओं को देखते हुए उसके दोनों कारकों में, श्रम में भी, वहाँ की मशीन, यानी जितने कारक वहाँ पर मौजूद हैं इनपुट लेवल पर, उन सभी में मॉडिफिकेशन करके उन्हें जो है एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उसे स्केल अप कहा जाता है, ठीक है, पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। तो यहाँ पर लिख लेना इसी में कि दीर्घकाल में एक विशेष स्थिति होती है जब दोनों कारकों को समान अनुपात में बढ़ाया जाता है अथवा कारकों को स्केल अप किया जाता है, ठीक है, ये लिख लेना इसमें। अब देखिए अगर यहाँ पर स्थिति दी है, स्थिति यहाँ पर दी गई है कि जब ये सभी आगतों को समान रूप से समानुपातिक वृद्धि के तहत उसमें यानी कि बढ़ाया जाता है, यानी कि जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि निर्गत में उसी अनुपात में वृद्धि उत्पन्न करती है तो उत्पादन फलन पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि जब हमारी सभी इनपुट हैं, ठीक है, और इनमें समानुपातिक वृद्धि कर रहे हैं और हमारे आउटपुट प्राप्त हो रहा है तो आउटपुट में भी हम वृद्धि मिल रही है, तो इस चीज़ को हम जो उत्पादन फलन है इसे स्थिर प्रतिफल को यह दर्शाता है। यानी कि हमारा जो आउटकम है वो कहीं ना कहीं सकारात्मक है, स्थिर है, यानी हमारा जो आउटकम है कम नहीं हुआ है, आउटकम जो है एक स्थिति पर आकर यानी कि टिका हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमने भाई दीर्घकाल में हमने सारे जो कारक थे उन पर समानुपातिक अनुपातिक जो वहाँ पर परिवर्तन भी किया, उन्हें बढ़ाया भी, लेकिन हमारा प्रतिफल बढ़ा नहीं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्रतिफल जब बढ़ जाता है तो स्थिति स्थिर प्रतिफल को दर्शाती है, ठीक है। सेकंड स्थिति यहाँ पर एक स्थिति एक और बताई गई है कि जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि निर्गत में अनुपात से अधिक वृद्धि उत्पन्न करती है, ठीक है, यानी जब हम सभी इनपुट के जो कारक हैं उन सभी में समानुपातिक वृद्धि करते हैं और जो आउटपुट है और उसमें अनुपात से अधिक वृद्धि होती है तो उत्पादन फलन पैमाने के वृद्धिमान उत्पादन फलन को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि इसमें अनुपात से ज़्यादा, यानी कि हमने एक्सपेक्टेशन लगाई थी भाई कि हम ये दीर्घकाल के लिए जो हमारे इनपुट है इनपुट में इतना समानुपातिक वृद्धि कर देते हैं, यानी इनपुट में हम जो भी मशीनरी है मशीनरी में 20% वृद्धि कर देते हैं, लेबर में 20% वृद्धि कर देते हैं, पूंजी में यानी रॉ मटेरियल खरीदने में उसमें 20% वृद्धि कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो उसका जो अनुपात है यानी कि जो आउटपुट का अनुपात है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो आउटपुट का जब रेशियो बढ़ जाता है तो इसे वृद्धिमान कहा जाता है, वृद्धिमान उत्पादन फलन को ये दर्शाता है, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन वही आती है ह्रासमान वाली, यानी कि जब सभी आगतों के आनुपातिक वृद्धि की तुलना में निर्गत में समानुपातिक वृद्धि कम होती है, यानी निर्गत आउटपुट जो है उसमें हमारी वृद्धि कम हो जाती है, यानी कि जो नीचे लेवल पर इनपुट लेवल पर तो वृद्धि कर रहे हैं लेकिन आउटपुट लेवल पर वृद्धि हमारी कम हो गई, ठीक है। तो वो ह्रासमान प्रतिफल को दर्शाता है, जैसा कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में होता है। इस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तीसरा वाला रूल एप्लीकेबल हो जाता है, यानी कि हमने क्या किया कि भाई जरूरत है हमें 5 बंदे ही हमारे लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ठीक है, एक रिलायंस की एक वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया भाई जल्दबाजी में हमने 20 बंदे लगा दिए, तो 20 बंदों को भाई समझने में टाइम लगेगा कि भाई रिलायंस ने क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या क्या उनके रिलायंस ने कहा था कि भाई हमारी वेबसाइट में ये फीचर होने चाहिए, इन्हें भी तो समझाना पड़ेगा। जब इन्हें समझाएंगे तो यकीन मानिए टाइम व्यर्थ होगा, ठीक है। यानी 5 बंदों ने जो 1 महीने का टाइम रखा था, अब 1 महीने में 10 दिन इन्हें समझाने में लग गए 20 बंदों को, ठीक है। तो क्या ये प्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में ह्रासमान प्रतिफल वाला नियम यहाँ पे लग जाएगा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पर, ठीक है।
तो वही चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वैसे चैप्टर ये खत्म हो जाता है, यानी अल्पकालीन लागत और ये सब चीज़ें आप पहले ऊपर देख चुके हैं। यानी अल्पकाल में उत्पादन के कुछ कारकों में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, ये इसलिए स्थिर रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक फर्म जो स्थिर लागतों का वहन करती है उसे कुल स्थिर लागत कहते हैं। तो ये अल्पकालीन लागत की आपने ऊपर परिभाषा लिख ली थी। ठीक है, अगर नहीं लिखी थी तो यहाँ पर परिभाषा दोबारा दे दी गई है यहाँ पर। ठीक है, यानी अल्पकाल और दीर्घकाल, देखिए यहाँ पर उत्पादन के संदर्भ में दिखाया था, कारकों के संदर्भ में दिखाया था, ये लागत के संदर्भ में दिखा रहे हैं। ठीक है, वो अल्पकाल जो कार्य यानी उत्पादन के संदर्भ में दिखाया था, लागत के संदर्भ में दिखा रहे हैं, जो आपकी लागत लग रही है उसके संदर्भ में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिख लेना अल्पकालीन लागत के बारे में, अल्पकालीन लागत डाल के कि अल्पकाल में उत्पादन के कुछ कारकों में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, ये स्थिर होते हैं जैसा कि आपने ऊपर देखा। ठीक है, और एक फर्म जो स्थिर लागतों का वहन करती है, यानी जो स्थिर लागत है उनकी वहन कर रही है, तो उसे हम कुल स्थिर लागत कहते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर नोट कर लेना अल्पकालीन लागत में। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा अल्पकाल में जो फर्म यहाँ पर केवल परिवर्ती आगतों को ही समायोजित कर सकती है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि भाई एक फर्म इन परिवर्ती आगतों का प्रयोग करने के लिए वहन करती है तो उसे कुल परिवर्ती लागत कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो कुल लागत हम निकालेंगे किसी यहाँ पे लागत निकालने के लिए हम अल्पकालीन समय में, तो यहाँ पे कुल परिवर्ती लागत हमारी और कुल स्थिर लागत दोनों का योग करके हम यहाँ पर अल्पकालीन यहाँ पर जो लागत है उसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर लिख लेना, ये ऊपर वाला अंडरलाइन किया, नीचे वाला और ये पूरा ये लिख लेना फॉर्मूला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आगे कहा गया है कि अल्पकालीन औसत लागत फर्म द्वारा वहन की जाती है, यानी अल्पकालीन औसत लागत आप जानते हैं फर्म वहन करती है खुद। ठीक है, और इसे जो है बाद में यहाँ पे कहा गया है कि इसे निर्गत की प्रति इकाई, यानी कि आप जो इनपुट में आपने देखा होगा आपने, आप हर चीज़ की गणना करते हैं, कंपनी वगैरह फर्म वगैरह होती है, हर चीज़ की गणना करते हैं कि हमारी प्रति इकाई हुई लागत कितनी आ रही है, यानी कि हमें एक बिस्किट का पैकेट बनाने के लिए हमें कितना खर्चा वहन करना पड़ रहा है। ठीक है, वो कंपनी देखती है और बाद में जब बिस्किट आउटकम निकल के आता है और जो उसकी फाइनल कीमत होती है, जो कि वेंडर वगैरह या फिर जो सप्लाई वगैरह होती है उसके दौरान जो कीमत मिलती है, तो उससे कंपेयर किया जाता है कि भाई हम जो इतने रुपए में, यानी एक बिस्किट का पैकेट 10 रुपये वाला बिस्किट पैकेट हमारी उसकी लागत बन के 6 रुपये करीब आ रही है। ठीक है, अब 6 रुपये की स्थिति में मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे 10 रुपये का सेल ही नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर उसकी वैल्यू 5 रुपये है, तो हमें घाटा होगा ऐसे में। ठीक है, तो यहाँ पर यही देखा जाता है। यहाँ पर अल्पकालीन औसत लागत से मैं ये यहाँ पर इसे परिभाषित करते हैं। ठीक है, अल्पकालीन औसत लागत फर्म द्वारा वहन की जाती है ये, यानी कोई फर्म अल्पकाल के लिए अपने यहाँ सुधार करता है तो वो लागत वहन करता है। ठीक है, और इसे हम निर्गत की प्रति इकाई मूल्य, ठीक है, यानी आउटपुट का प्रति इकाई जो मूल्य है इसकी कुल लागत के रूप में परिभाषित करते हैं बाद में। ठीक है, और इसकी गणना करने के लिए हम कुल लागत अपॉन क्यू, ठीक है, यानी कि जो आपकी क्वांटिटी है, मात्रा है, ठीक है, उसका भाग कुल लागत में दे देते हैं, तो अल्पकालीन औसत लागत निकल के आ जाती है कि हमने जो यहाँ पर अल्पकाल में सुधार किए उसके फलस्वरूप हमारे उत्पादन में ये लाभ हुआ। ठीक है, ये चीज़ हमें मिल रही है, तो वहाँ यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक दीर्घकालीन लागत के बारे में बात कही गई है, ये सब चीज़ें छोड़िए यहाँ पर। दीर्घकालीन लागत, दीर्घकालीन लागत का मतलब ये कि आपके सभी इनपुट हैं, इन सभी में परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर कोई स्थिर लागत नहीं है, सब परिवर्तनशील लागतें हैं, और कुल लागत और कुल परिवर्ती लागत दीर्घकाल में एक ही समय में ये घटित होते हैं। ठीक है, तो दीर्घकालीन औसत लागत हम जो होती हैं उसे परिभाषित करते हैं इस रूप में, और प्रति इकाई निर्गत लागत के रूप में। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, एक सीधे शब्दों में हम समझें, मान लेते हैं जैसे हम एक बिस्किट का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक आटा फैक्ट्री का ले लेते हैं और बिस्किट का, यानी कि मान लेते हैं एक आटा की जो यानी कि गेहूं की जो पिसाई है वो 1 रुपये पर किलोग्राम है। ठीक है, 1 रुपये पर किलोग्राम गेहूं की पिसाई है। ठीक है, और जो मूल्य है यानी गेहूं का मूल्य है वो कितना है, 15 रुपये किलोग्राम है। ठीक है, 15 रुपये किलोग्राम मूल्य है। ठीक है, आटा जो बिक रहा है, इन सबको लगाने के बाद आटा जो बिक रहा है 25 रुपये किलोग्राम बिक रहा है। 25 रुपये किलोग्राम आटा किसे दिया जा रहा है, फैक्ट्री को दिया जा रहा है। ठीक है, अब मानते हैं हमने यहाँ पर दोनों लागतों में परिवर्तन कर दिया, यानी कि हमने जो पिसाई की मात्रा थी, अपनी जो पिसाई की लागत है, चक्की में जो आटा पिस रहा है उसको हमने 2 रुपये किलोग्राम कर दी, और यहाँ पर हमने इसे बढ़ाकर गेहूं की खरीद जो 20 रुपये किलोग्राम कर दी। ठीक है, यानी कि अब हमारी जो टोटल लागत बनी कितनी बनी, 22 रुपये पर किलोग्राम। ठीक है, तो 22 रुपये पर किलोग्राम हमारी जब बन गया यहाँ पर फाइनल आउटपुट आटे के रूप में, तो क्या हम 25 रुपये में इसे देंगे, नहीं देंगे, इसे हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि ये हमारी दीर्घकालीन औसत लागत ऐसे निकाली जाती है कि भाई हम यहाँ पे जो कुल लागत हमारी लगी है उसमें हम क्वांटिटी कितनी निकल के आ रही है उसका भाग दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी दीर्घकालीन औसत लागत निकल जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लिख लेना।
देखिए इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में और कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटे पैमाने पर था और यहाँ पर इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। देखिए एक बात मैं बता दूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है थोड़ा सा बोरिंग टाइप है, लेकिन जब मैक्रो वाले पोर्शन आएगा, क्योंकि मैक्रो वाले में आप भारत की स्थिति का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग अपने आप लगने लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने बताया था कि यहाँ पर संबंधित व्यक्ति, संबंधित फर्म, ठीक है, उत्पादन, उन सब से सीमित है ये सब चीज़ें, इसलिए आपको थोड़ा सा बोरिंग टाइप लग रहा होगा कि शायद ये बोरिंग टाइप है, लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे विस्तार में तो आपको वो लगने लगेगा कि हाँ ये तो हम ये तो पढ़ ही रहे थे अभी, ठीक है। तो इसलिए आप माइक्रो इकोनॉमिक्स भी एक पार्ट है हमारा इकोनॉमिक्स का, जिसे हमें पढ़ना जरूरी है। अब तक हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं, 3 चैप्टर और रह गए हैं, इसके बाद आपकी सेकंड बुक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। इसके अलावा आप पर्टिकुलरली आप आराम से अध्ययन करते रहें, आपके डाउट्स हैं कमेंट में मुझे बताते रहें। तो चलिए आज के लिए बस यहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।